डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 5। मानवी ने अंबर को देख अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ते उसे सारा सच खोलकर उसके सामने रख दिया। अंबर, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ किया मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं नहीं जानती थी तुम वो लड़की हो जिसने शौर्य की जान बचाई थी। अंबर, शौर्य मुझे वह लड़की समझकर प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई, पर वो मैं नहीं हूँ। मैंने इतने सालों से उससे सच छुपाया। अगर मैं उस दिन तुम्हारे घर में पुरानी फोटोज नहीं देखती तो मुझे पता भी चलता, पर जब सच पता चला तो मैं टूट गई थी। अंबर, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें और शौर्य को अलग करने की, तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की, पर शौर्य की नज़रों में तुम्हारे फीलिंग्स में नहीं बदल पाई। शौर्य खुद नहीं जानता उसे कब तुमसे प्यार हो गया है। अंबर, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में भी शौर्य के लिए वही स्पेशल फीलिंग है जो उसके मन में तुम्हारे लिए है। इसीलिए तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, जब मैं ना रहूँ तो तुम उससे शादी कर लेना और उसका ख्याल रखना। मुझसे एक वादा करो अंबर, तुम शौर्य को ये सच कभी नहीं बताओगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे सेल्फिश समझोगी, पर अंबर, मैंने हमेशा से शौर्य को खुद से प्यार करते देखा है। उसकी नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं सह पाऊंगी, इसलिए मुझे प्रॉमिस करो अंबर। मानवी ने रोते हुए उसका हाथ पकड़े हुए कहा था। मानवी की बात पर अंबर को समझ नहीं आया था वह क्या कहे। एक तरफ मानवी थी तो दूसरी तरफ शौर्य की नफरत। पर मानवी की हालत देख अंबर ने शौर्य को सच ना बताने का सोचकर मानवी को प्रॉमिस कर दिया। आई प्रॉमिस यू, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम ठीक हो जाओ मानवी, अंबर ने मुश्किल से रोते हुए कहा था। अंबर की बात पर मानवी के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर अचानक ही उसकी सांसें गहरी होने लग गई। मानवी की हालत खराब होते देख अंबर ने डॉक्टर को आवाज दे दी। डॉक्टर अंदर आए तो उन्होंने अंबर को बाहर जाने को कहकर उसकी कंडीशन स्टेबल करने की कोशिश करने लगे, पर मानवी की धड़कनें बंद हो गई। अंबर की आंखों के सामने ही मानवी की हार्ट बीट की जगह मीटर स्ट्रेट लाइन देखकर अंबर धड़ाम से नीचे गिर गई। अंबर मानवी से उसके एक्सीडेंट की वजह तक नहीं पूछ पाए। एक झटके से सब कुछ खत्म हो गया। मानवी की मौत ने अंबर की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। सबने ने उसे मानवी का एक्सीडेंट और उसकी डेथ का जिम्मेदार ठहरा दिया। अंबर ने बहुत कोशिश की खुद को बेगुनाह साबित करने की, यहाँ तक कि उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग भी सबके सामने दिखा दी। कानून और सबकी नज़रों में वह बेगुनाह साबित भी हो गई, लेकिन शौर्य की नज़रों से कभी नहीं हो पाई। शौर्य की नफरत उसके लिए बढ़ती गई, वो भी इस कदर कि उसने उसे बर्बाद करने के लिए शादी का ड्रामा तक कर दिया। मानवी की डेथ के एक ही महीने बाद अचानक एक दिन शौर्य ने आकर उसके सामने शादी का प्रपोजल रख दिया था। उसने सब कुछ इस तरह किया जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो, पर सब कुछ झूठ था। शौर्य का वह प्यार सब कुछ दिखावा था। शौर्य के उस ड्रामा को देख सबने यकीन कर लिया, पर अंबर उसका सच जानते हुए भी उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। शादी की रात ही शौर्य ने अपने चेहरे का नकाब उतार दिया। उसने सारी अपने बदले की सारी सच्चाई अंबर को बता दी। अंबर सब कुछ जानते हुए भी चुप रह गई। उसने बहुत कोशिश की थी इस एक साल में शादी को बचाने की, शौर्य के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करने की, पर सब कुछ सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। और आज उनका रिश्ता वापस उस मोड़ पर आकर खड़े हो गया जहां से लौटने का कोई रास्ता ही नहीं था। अंबर सारी बातें याद कर एक बार फिर इमोशनल होकर रो पड़ी। वह देर तक रोती रही, पर फिर खुद ही आंसू पोंछकर किसी स्टैच्यू की तरह खामोश हो गई। अंबर के पुलिस स्टेशन में होने की खबर मिस्टर डिवान को मिली तो वह भागे पुलिस स्टेशन पहुंचे, पर पुलिस ने उन्हें अंबर से मिलने ही नहीं दिया। शौर्य की पावर के आगे मिस्टर डिवान भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ वक्त पहले की बात होती तो कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, पर शौर्य की वजह से उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। मिस्टर डिवान उस इंस्पेक्टर से उलझने के बजाय वहां से सीधे बाहर आ गए। उन्होंने अपने लॉयर से कॉल कर बात की तो लॉयर ने सोमवार तक उन्हें इंतजार करने को कह दिया। सोमवार होने के लिए कल का पूरा दिन बाकी थी। अंबर को एक और दिन पुलिस स्टेशन में रहने का सोचकर ही उन्हें अपनी बेबसी पर पहली बार अफसोस कर उठे, पर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। स्पेशली अपनी बेटी के लिए वह हर मुसीबत में वह उसकी ढाल बनकर खड़े थे। मिस्टर डिवान लॉयर से बात कर अपने एक जज फ्रेंड से मिलने के लिए उनके घर के लिए निकल गए। तारांकन। शौर्य अपने ऑफिस में बैठा परेशान होकर स्मोकिंग कर रहा था। उसने बहुत कोशिश की अपने काम पर फोकस करने की, पर अंबर की सवाल करती नजरें उसके जहन में बार बार घूम रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए सवाल देख शौर्य को अजीब सी बेचैनी होने लग गई। वह अंबर के बारे में सोचने लग गया। पूरे एक साल उसने अंबर को दर्द दिया, तकलीफ दी, यही सोचकर कि एक दिन वह उसके सामने झुककर माफी मांगेगी, पर अंबर कभी उसके सामने नहीं झुकी। वह हमेशा से उतनी ही कॉन्फिडेंस में रहती। अंबर की उन गुरूर से भरी आंखों से शौर्य को सबसे ज्यादा चिढ़ थी।
शौर्य अंबर के ख्यालों से बुरी तरह परेशान होकर वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। वह देर रात तक बेवजह गाड़ी चलाते हुए वह कब बेखबर सा पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुका उसे पता नहीं चला। खुद को पुलिस स्टेशन के बाहर देख शौर्य खुद भी हैरान रह गया। वह वहां से वापस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि इंस्पेक्टर ने उसे देख लिया। शौर्य को वहां देख इंस्पेक्टर स्माइल करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर शौर्य, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया। हमने उस लड़की से बिना बयान लिए उसे सीधे लॉकअप में बंद कर दिया और ना किसी से उसे मिलने दिया। इंस्पेक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ काम कर अपने टीचर को रिपोर्ट कर रहा हो। इंस्पेक्टर की बात से शौर्य के चेहरे एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वह गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चला गया। वहां जाकर देखा तो सबसे कोने के एक गंदे से लॉकअप में अंबर खामोशी से जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, वह एकदम खामोश थी। अंबर को इस हाल में देख शौर्य के अंदर अजीब सी घुटन सी होने लग गई। वह उसे दर्द देना चाहता था पर खुद ही उसे दर्द का एहसास हो रहा था। उसे जहन में वह खिलखिलाती अंबर की तस्वीरें घूम रही थी, उसकी बेपरवाह मुस्कुराहट जिसे देख हर कोई उसका दीवाना हो जाता, सब गायब थी। बदले में उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। अंबर को इस हाल में देख शौर्य के कदम वहीं रुक गए। वह चाह कर भी अंबर की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा सका। इंस्पेक्टर ने शौर्य को अंबर की तरफ घूरते हुए देखा तो वह वापस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर शौर्य, आपको हमारे अरेंजमेंट से कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और बंदोबस्त कर देंगे, आप जैसा चाहते हैं सब वैसे ही होगा। इंस्पेक्टर की आवाज पर अंबर ने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो वहां शौर्य को खड़े देख हैरान रह गई। शौर्य को वहां देख उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, जैसे वह उसके वहां होने पर हंस रही हो। शौर्य ने उसके मॉक करती स्माइल देखी तो खुद से सवाल करने लग गया, डिड शी स्टिल मेंटेन हर डिग्निटी? येस ऑफ कोर्स शी कांट चेंज, शी इज स्टिल द प्राउड एंड एरोगेंट अंबर दीवान। अंबर की तौंत करती मुस्कुराहट देख शौर्य के अंदर का गिल्ट सब खत्म हो गया। वह गुस्से से अंबर के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़कर पिंच कर दिया। अंबर दीवान, तुम्हारा ये गुरूर अब भी खत्म नहीं हुआ। तुम आज भी वही एरोगेंट अंबर दीवान हो जिससे मुझे नफरत है। तुम क्या कहती थी? तुम अंबर दीवान हो जो किसी के आगे नहीं झुकती। देखता हूँ कब तक तुम ऐसे रहती हो। ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है कब रहती है? आज के बाद तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। अंबर, तुम्हें अगर मैंने खून आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी शौर्य प्रताप सिंह नहीं। शौर्य ने अंबर का चेहरा पकड़े हुए कहा। शौर्य की बात पर अंबर ने उसका हाथ झटक दिया जैसे कोई गंदी चीज हो। अंबर शौर्य से एक कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने शौर्य के सवाल का जवाब नहीं दिया पर उसकी घूरती हुई आंखें सब कुछ कह रही थी। अंबर का एरोगेंट बिहेवियर देखकर शौर्य गुस्से से अपने आपे से बाहर होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर चिल्ला उठा, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसकी ये मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो जाए। मुझे इसका ये घमंड टूटते हुए देखना है। तुम्हें जो करना है करो, पर आज के बाद ये लड़की की शक्ल पर मुझे फिर कभी हंसी नहीं देखनी। शौर्य पुलिस वाले को ऑर्डर देकर वहां से निकल गया। शौर्य की बात पर अंबर का चेहरा पूरा पीला पड़ गया पर उसने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से शौर्य को जाते हुए देखती रही। एपिसोड 6। देर रात गए कियारा अपने दोस्तों के साथ अंबर के जेल जाने की खुशी मनाने में लगी हुई थी। कियारा को ड्रिंक करते देख उसकी एक दोस्त ने उससे सवाल किया, कियारा, अगर अंबर ने शौर्य को सच बता दिया तो तुम क्या करोगी? अगर शौर्य को पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं थी और ये सब तो एक ड्रामा था तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह अंबर दीवान जैसी लड़की को बर्बाद कर सकता है तो फिर सोचो, तुम तो अंबर दीवान के सामने कुछ भी नहीं हो। टीना नाम की लड़की ने कहा। कियारा ने टीना की बात सुनी तो वह ड्रिंक करते हुए हंसने लग गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, शौर्य को कभी नहीं पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी फेक थी। उसे तो पता भी नहीं कि उसने उस दिन नशे की हालत में मुझे टच भी नहीं किया था। वह नशे की हालत में भी सिर्फ उस अंबर का नाम लिए जा रहा था, पर मैंने फुल प्रूफ प्लान कर उसे ऐसी कहानी सुनाई कि उसे यकीन करना पड़ा। अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसे लगता है उसने मेरे साथ गलत किया है और इस गिल्ट की वजह से अंबर चाहे कितना सच बता ले वह कुछ नहीं सुनेगा। वैसे भी अंबर से तो वह खुद ही इतनी नफरत करता है तो सवाल ही नहीं उठता कि वह उसकी बात सुने। कियारा ने हंसते हुए कहा। कियारा की हंसी पर उसके साथ बाकी दो लड़कियां भी उसका साथ देने लग गई। देर रात तक कियारा उन सब से साथ ड्रिंक करती रही। करीब आधी रात में जाकर वह तीनों वहां से निकल गए। वह गाड़ी चलाते हुए निकल गई। वह इतनी बुरी तरह गाड़ी चला रही थी कि उसे होश भी नहीं था। अचानक उसकी गाड़ी एम्बुलेंस होकर सड़क पर इधर उधर चलने लग गई। कियारा जब तक गाड़ी संभाल पाती उसकी गाड़ी सामने से आ रही एक गाड़ी से जाकर टकरा गई। जोर की आवाज से वह गाड़ी सड़क के किनारे की दीवार से जाकर टकरा गई। कियारा और उसके दोस्तों ने बाहर आकर देखा तो सामने वाली गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर मिस्टर विक्रम दीवान खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनकी ऐसी हालत देख कियारा और उसके दोस्तों का सारा नशा गायब हो गया। वो तीनों डर से उन्हें अधमरी हालत में उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए।
अगली सुबह न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन मिस्टर विक्रम दीवान की मौत की खबर थी। एक्सीडेंट के ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और आधी रात में किसी गाड़ी वाले ने पुलिस को इसकी खबर दी। विक्रम दीवान की मौत ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। उसके अगले दिन ही पेपर की हेडलाइन उनकी बेटी का कत्ल के इल्जाम में जेल जाना था और दूसरे दिन ही पिता का एक्सीडेंट में मौत हो जाना अजीब था। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई बेटी को दोष दे रहा था कि उसके बुरे कर्मों की वजह से विक्रम दीवान की मौत हो गई, तो किसी को उनके परिवार से सिंपैथी हो रही थी। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। इन सारी बातों से बेखबर अंबर जेल के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके मुंह और हाथों में चोट के निशान थे, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। उसे जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंबर फर्श पर पड़ी उस कमरे की छत को शून्य से ताक रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और चेहरे पर खामोशी। पुलिस स्टेशन में किसी बात को लेकर पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। अंबर ने उनके मुंह से अपने पापा का नाम सुना तो वह उनकी तरफ देखने लग गई। अंबर उनसे कोई सवाल करती उसे सामने से फैमिली लॉयर सिन्हा अंकल दिख गए। अंबर को देख वह उसे आवाज देते हुए उसकी तरफ आ गए। अनुभव सिन्हा ने अंबर की हालत देखी तो उसके चेहरे हाथ पैरों पर चोट के निशान देखकर बुरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने अंबर से पूछा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंबर को उस हालत में देख वह गुस्से से इंस्पेक्टर की तरफ चले गए। अनुभव सिन्हा और उस पुलिस इंस्पेक्टर के बीच बहुत देर तक बहस होती रही। वह पुलिस वाले को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर वापस अंबर की तरफ आ गए। अनुभव अंकल को सामने देख अंबर का पहला सवाल उसके पापा के बारे में था। अंबर के मुंह से उसके पापा की बात सुनी तो सिन्हा अंकल एकदम चुप हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अंबर को साथ चलने को कहकर वहां से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अंबर हॉस्पिटल पहुंची तो उसे सीधे मॉर्गेज रूम में ले जाया गया। अंबर को उस पल तक कोई आइडिया नहीं था कि वहां चल क्या रहा था, पर जब सामने अपने पापा की डेड बॉडी देखी तो वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। अपने पापा को जख्मी हालत में एकदम शांत लेटे देख अंबर उन्हें आवाज देते उनकी तरफ दौड़ गई। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ही इज नॉट माई फादर। अंकल, मेरे पापा कहाँ हैं, प्लीज बताइए। मेरे पापा कल तो ठीक थे, कल हमने पूरा दिन साथ बिताया था, फिर पापा को अचानक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना। देखिए, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप चाहते थे ना मैं सिडनी चले जाऊं, तो आई प्रॉमिस मैं चले जाऊंगी। बट प्लीज आप उठ जाइए, आपको पता है ना मुझे आपके मजाक पसंद नहीं। प्लीज पापा, अंबर अपने पापा को देख बोले जा रही थी। अंबर को रोता देख अनुभव अंकल ने उसे अपने गले से लगा लिया। अंबर उनके गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। अनुभव अंकल, प्लीज पापा से कहिए ना वो उठ जाए, ऐसा मजाक ना करे, प्लीज उनसे कहिए उठ जाए। अंबर उनके गले लग सिसकते बार बार वही बात कहे जा रही थी। अंबर के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंबर सबको चुप देख वापस टेबल के सामने खड़े हो गई और अपने पापा के चेहरे पर हाथ लगाए उन्हें आवाज दिए जा रही थी। उसके रोने की आवाज से पूरा कमरा हिल उठा था। अंबर की हालत देख हर किसी की आंखें नम हो गई। अंबर किस कदर टूटी हुई थी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। वह पागलों की तरह अपने पापा को उठाते हुए खुद बेहोश होकर जमीन पर गई। अंबर को कुछ घंटों बाद होश आया तो सब खामोश हो चुका था। अनुभव अंकल ने अंबर को ले जाकर उनके साथ मिस्टर विक्रम दीवान का दाह संस्कार कर दिया। अंबर को उनकी अस्थियां इकट्ठा करने का मौका तक नहीं दिया गया। अंबर को वापस वहां से पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। एपिसोड 7। अगले दिन अंबर को कोर्ट में पेश कर किया गया। अंबर ने जब कोर्ट में कदम रखा तो शौर्य की धड़कनें एकदम से रुक गई। उसकी नज़र अंबर के चेहरे पर जाकर ठहर गई। वह एकदम खामोश थी, बाल बिखरे हुए और आंखें सूजी हुई थी। आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई रंग नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे का सारा रंग छीन लिया हो। 2 ही दिनों में वह हड्डियों का ढांचा नजर आ रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वह जमीन पर गिर जाएगी। अंबर को इस हालत में देख शौर्य के दिल में अजीब दर्द हो उठा। उसका मन कर रहा था वह जाकर उसे संभाले, पर चाहकर भी वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा ही नहीं पाया। अंबर के डैड की डेथ की खबर मिलने के बाद से वह अंबर के बारे में सोचता रहा। उसे पता था कि अंबर के पापा उसके लिए क्या मायने रखते थे और अचानक उनकी मौत की खबर से अंबर का क्या हाल होगा ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो था। वह सुबह से अंबर के बारे में सोच कर अपने कमरे में कश्मकश में चक्कर काटे जा रहा था। कितनी बार उठकर दरवाजे तक भी गया पर फिर रुक गया। वह बहुत देर तक असमंजस में उलझा रहा पर आखिर में परेशान होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। शौर्य पहुंचा तो अंबर के लॉयर अंबर को लेकर कहीं जा रहे थे। अंबर को उनके साथ जाते देख शौर्य उनके पीछे पीछे चला गया। अंबर को पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वहां से शमशान घाट। शौर्य अंबर के पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया।
वह अंबर को दूर से खड़ा देखता रह गया, पर उसके पास जाकर उसे चुप कराने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे रोता देख उसे खुद भी तकलीफ हो रही थी, उसका दिल दर्द कर रहा था, पर हर बार की तरह उसकी नफरत फिर उस पर हावी हो गई। उसके कदम वहीं रुक गए। वह गुस्से से हाथ की मुट्ठी भींचे अंबर को देखता हुआ वहां से वापस लौट गया। तारांकन। दूसरे दिन अंबर की कोर्ट में सुनवाई थी। शौर्य, कियारा सब उस दिन वहां मौजूद थे। अंबर ने कोर्ट में कदम रखा तो उसकी नजरें नीचे थी। उसने एक बार वहां खड़े किसी शख्स की ओर नजरें उठाकर नहीं देखा। उसका यूं खामोश होना शौर्य को बहुत खल रहा था, मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी रहा था, ऐसे जैसे कि वह सब कुछ खोने वाला हो, पर क्या वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शौर्य खामोश सा अंबर को देखे जा रहा था, एक भी बार उसकी नजरें उसके चेहरे से नहीं हटी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्षों की दलीलें शुरू हो गई। ये तीसरी बार की कार्रवाई थी। इससे पहले जब भी हुई थी अंबर के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट होता था, मगर आज सब सुना था। जितनी बार उसे बुलाया गया, जो भी सवाल पूछे गए, अंबर खामोश थी, उसने कुछ नहीं कहा। अंबर की उस खामोशी पर कियारा ने झूठे सबूतों और गवाहों की लिस्ट इतनी बड़ी थी, जज को फैसला मानना पड़ा और अपना फैसला उसके पक्ष में देना पड़ा। कोर्ट ने अंबर को कियारा के बच्चे को हत्या और कियारा को मारने की कोशिश के जुर्म 3 साल की सजा सुना दी गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक बार अंबर से सिर उठाकर नहीं देखा था, ना उसके मुंह से कोई आवाज आई थी। वह पूरी तरह टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कोई जीती जागती लाश हो। वह खामोश नजरों से एक आखिरी बार शौर्य को एक नज़र घूरते हुए वहां से सीधे चले गई। अंबर की उन नजरों ने शौर्य के अंदर बेचैनी सी पैदा कर दी। वह आंखें उसे झकझोर सी रही थी, पर बावजूद इसके उसने कुछ नहीं कहा। अंबर के लिए उसकी नफरत हर बार की तरह आज भी जीत गई, मगर उसे क्या पता था कि उसकी यह जीत उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। 3 years later, 3 साल बाद जेल का दरवाजा खुला। एक पतली सी लड़की ने जेल के गेट से बाहर कदम रखा। वह उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों में वह 3 साल पहले जेल गई थी। वह वाइट खूबसूरत ड्रेस अब पीली पड़ चुकी थी। अंबर के चेहरे पर धूल की परत जमी हुई थी और हाथ पैरों में चोट के अनगिनत निशान। कोई इस पल उसे देखता तो पहचान भी नहीं पाता कि ये वही प्राउड अंबर थी जो कुछ सालों पहले शहर की शान हुआ करती थी। अंबर अपने हाथ में पकड़े एक बैग को लेकर वहां से सीधे बाहर आ गई। उसके हाथ में 500 का नोट था जो उसे जेल में किसी प्रतियोगिता के दौरान मिला था। उसके उस बैग में उसकी कुछ पुरानी चीजें थी, जिनमें एक कस्टम मेड घड़ी थी जो बंद पड़ चुकी थी, और उसकी मॉम का दिया एक पेंडेंट था और जिसमें उसकी माँ और पापा की तस्वीरें लगी हुई थी। अंबर के पास जाने का कोई मकसद नहीं था, ना उसके पास कोई घर था। उसे तो पता भी नहीं था उसके घर के साथ क्या हुआ, उसकी पापा की मौत के बाद क्या हुआ। उसे कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस इस बात की कि अब उसकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसे अपना कहता। वह पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। अंबर खामोशी से जाकर एक ऑटो रुकवाकर उसमें बैठ गई। पहले तो अंबर को देख ऑटो वाले ने भी मना कर दिया, ये सोचकर कि शायद वह पैसे ना दे, पर अंबर ने उसके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दिया। 500 का नोट देखकर ऑटो वाले का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहाँ जाना है मैडम कहते हुए ऑटो स्टार्ट कर दिया। अंबर ऑटो वाले को अनुभव अंकल के घर का पता देकर उसमें बैठ गई। अंबर ऑटो में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अंबर गहरी सांस लेकर बाहर देखने लग गई। हाँ, 3 साल, इन 3 सालों में शहर ही नहीं सब कुछ बदल गया है। 3 साल पहले इसी शहर के कोने पर मेरा परिवार था, पर आज कुछ भी नहीं है। अंबर लंबी सी सांस लेकर उन 3 सालों की यादों में खो गई। अंबर को खोए हुए देख ऑटो ड्राइवर ने इसे पहुंच जाने के लिए आवाज दे दी। अंबर हो कहते हुए अपना बैग लेकर ऑटो से बाहर उतर गई। उसने उतरकर सामने बड़े से घर की तरफ देखा जिसमें बड़े से वर्ड में एडवोकेट अनुभव सिन्हा लिखा हुआ था। अंबर नेम प्लेट की ओर देख अपना बैग मजबूती से पकड़ते हुए गेट से अंदर एंटर हो गई। एपिसोड 8। अनुभव अंकल के घर के बाहर खड़े होकर अंबर ने कांपते हाथों से घर की डोर बजा दी। डोर बेल की आवाज सुन कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला गया, पर दरवाजा उनकी मेड मालिनी ने खोला। अंबर मालिनी को पहचान गई थी, पर मालिनी ने उसे नहीं पहचाना। उसने अंबर को एक नज़र ऊपर से नीचे तक घूरते हुए सवाल किया, जी कहिए क्या काम है आपको और किससे मिलना है? मालिनी ने एक सांस में सवाल किया। मालिनी की बात पर अंबर को ज्यादा कोई हैरानी नहीं हुई। उसके लिए ये सब एक्सपेक्टेड था, इसीलिए उसने फीकी सी मुस्कुराहट लिए जवाब दिया, अनुभव अंकल से बात करनी थी, क्या आप उन्हें बुला देंगी? प्लीज आप बाहर वेट कीजिए, मैं दादा को अभी बुलाती हूँ। मालिनी अंबर को बाहर लॉन में वेट करने को कहकर वहां से अंदर चले गई। 5 मिनट बाद जब अनुभव सिन्हा बाहर आए तो सामने अंबर को देख चौंक उठे। अंबर बेटा तुम यहाँ, तुम्हारी तो रिहाई 1 महीने बाद की थी, फिर अभी कैसे? अनुभव अंकल ने हैरानी से अंबर को गले लगाते हुए सवाल किया। उनकी बात पर अंबर ने कोई जवाब नहीं था, वह एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी।
आखिर कहती भी तो कहती क्या, बीते कुछ सालों में जिंदगी उसे वो सारी चीजें दिखा चुकी थी जो लोगों के लिए शौकम थी, पर उसके लिए तो हर जैसे चीज कॉमन सी हो चुकी थी। अंबर को देख अनुभव अंकल ने उसे बैठने को कह दिया और खुद उसके सामने की चेयर पर जाकर बैठ गए। अंबर तुम ठीक हो? आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना। मैंने हाई कोर्ट में भी अपील की पर उन्होंने नामंजूर कर दिया और बाद में पता चला तुमने भी मना कर दिया। अंबर इन 3 सालों में तुमने हर बार मिलने से मना कर दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? कम से कम मैं तुम्हें देख लेता तो मुझे सुकून मिलता, पर तुमने तो ये हक भी नहीं दिया। अंबर को देख अनुभव अंकल ने गहरी सी सांस लेते हुए कहा। अनुभव अंकल के सवालों का अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बात खामोशी से बैठी हुई थी। जब उनकी बात खत्म हुई तो अंबर ने सवाल किया, अनुभव अंकल समर कैसी है? तुम्हारी प्रिंसेस विराज के साथ है अंबर? वो ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती है। वह समर के बारे में सारी बातें बताते हुए उसे समर की तस्वीरें दिखाने लगे। समर की उन तस्वीरों को देख अंबर का सोया पड़ा दिल एक बार फिर धड़क उठा। 3 साल बीते, 3 सालों में उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था। उसके होने के बाद से उसे नहीं पता था कि समर कहाँ है। विराज ने उसे लेटर्स लिखकर अक्सर समर के बारे में बताता, पर अंबर ने कभी खोलकर उन्हें नहीं पढ़ा, ये सोचकर कि कहीं वह उन्हें पढ़कर कमजोर ना पड़ जाए। अपने आप को उसने हर चीज से दूर रखा था, यहाँ तक कि इन 3 सालों में वह किसी से नहीं मिली थी, पर आज अपनी नन्ही बच्ची की तस्वीर देखकर ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने आप को यूं कमजोर पड़ते देख अंबर ने अगले ही पल अपने आंसू पोंछ लिए और वापस कोल चेहरा बनाए फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, अनुभव अंकल थैंक यू सो मच, इतने साल मेरी समर का ध्यान रखने के लिए, पर कुछ वक्त और उसे विराज के पास ही रहना होगा। जब तक मैं अपने और उसके रहने के लिए एक छत नहीं ढूंढ लेती, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे में उसे मैं नहीं ला सकती, और एक बार जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी के साथ इस शहर से कहीं दूर चले जाऊंगी। अंबर कैसी बातें कर रही हो बेटा, समर हमारे परिवार का हिस्सा है, तुम हमारी बच्ची हो, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। विक्रम नहीं है तो क्या हुआ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरे रहते हुए कभी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि तुम्हारा परिवार नहीं है? अंबर की बात पर उन्होंने जवाब दिया। अनुभव अंकल की बात पर अंबर के चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभर आई। उसने उनका हाथ पकड़े हुए धीरे से कहा, मैं जानती हूँ अंकल, पर आप भी मुझे जानते हैं ना, मेरा आपके साथ यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। जो सफ़र मैंने तय करना है उसमें मुझे सब कुछ अकेले संभालना है। मैं आप लोगों को अपनी नफरत की लड़ाई में मैं आपको नहीं घसीट सकती, वैसे भी एक गुनहगार होकर वकील के घर में रहना अजीब बात नहीं है ना। खैर आप फिक्र मत कीजिए, दुनिया बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी, बस आप समर का ध्यान रखिए। पर अंबर तुम अकेले कहाँ जाओगी बेटा? उसकी बात पर अनुभव अंकल ने कुछ कहना चाहा, पर बात खत्म होने से पहले ही अंबर ने रोक दिया। पता नहीं अंकल, इस पूरी मुंबई में कहीं तो रहने की जगह मिल ही जाएगी। तुम्हारी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कह सकता अंबर, पर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम थक जाओ तुम्हें वापस लौटना हो, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। जानती हूँ। अंबर उन्हें बाद में मिलने को कहकर वहां से चले गई। अंबर उनके घर से पैदल ही निकल गई। उसके बैग में ऑटो वाले को देने के बाद बचे हुए 500 रुपयों में कुछ रुपए बचे थे, पर वो रुपए ना तो छत ढकने के लिए काफी थे ना पेट भरने को। अंबर अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए उन चंद रुपयों को ले जाकर सड़क के किनारे साइबर कैफे में चली गई। अंबर ने उस कैफे में जाकर अपना प्राइवेट अकाउंट ओपन कर किसी को मैसेज सेंड किया। अंबर के एक मैसेज सेंड करने के 1-2 मिनट बाद ही दूसरी तरह से तुरंत रिप्लाई आ गया। चिट्ठी, बॉस आप जेल से कब छूटे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी आप कहाँ हैं बताइए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। उसका मैसेज आते ही अंबर ने उसे मैसेज रिप्लाई किया, नहीं इसकी जरूरत नहीं है चैतन्य, जब वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूंगी, फिलहाल जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी सब चेंज कर डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ, लेकिन सारा काम सफाई से होना चाहिए, ऐसे कि किसी को भनक भी ना लगे। पर वो तो सब ठीक है बॉस, लेकिन आप तब तक कहाँ रहेंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। तुम ये बताओ, ये सब काम करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? यही कोई 1 हफ्ता 10 दिन, चैतन्य ने रिप्लाई किया। ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और हाँ हमारे एक आदमी को समर और विराज की सिक्योरिटी में लगा दो, जब तक मैं नहीं कहती तब तक किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, मैं बाहर हूँ। ओके बॉस। चैतन्य ने ओके बॉस के साथ बाय का इमोजी सेंड कर लॉग आउट कर दिया। अंबर ने बात कर अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया। अंबर चैतन्य से बात कर वापस जाने का सोच ही रही थी, उसके दिमाग में जॉब को लेकर ख्याल आ गया। उसने लगे हाथों एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार कर कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को अपना रिज्यूम सेंड कर दिया, और अपना काम खत्म कर वह उस कैफे वाले को पेमेंट कर वहां से बाहर आ गई। अंबर साइबर कैफे से बाहर आकर थोड़ी ही दूर के एक चाय की दुकान की तरफ चले गई।
अंबर शॉप वाले उन बूढ़े दादा दादी को एक चाय देने को कहकर शॉप के किनारे पर रखी लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके जहन में बहुत से सवाल जिनका जवाब तलाशना था, पर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह रात कहाँ बिताए। न तो उसके पास खाने के लिए पैसे थे, न कहीं रहने का ठौर ठिकाना। अंबर परेशानी में उलझी हुई बैठी हुई थी। उन बूढ़े दादा दादी के ढाबे पर अचानक किसी बात पर शोर होने लग गया। उस शोर की आवाज़ से अंबर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर वहां से उठकर उस तरफ चले गई। वहां जाकर देखा तो दो हट्टे कट्टे आदमी उन दोनों को किसी बात पर धमका रहे थे और उस शॉप की चीजों को इधर उधर फेंक रहे थे। उन लड़कों को बूढ़े दादा दादी को परेशान करते देख अंबर की गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली। वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उन लड़कों की बदतमीजी बढ़ती चली गई। वो लोग तोड़फोड़ के साथ मारपीट पर उतर आए। उन दोनों को लिमिट क्रॉस करते देख अंबर ने अपने बैग को साइड पर रखकर गुस्से से उनमें से एक आदमी की कॉलर पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए अटैक से वह आदमी हैरान रह गया, पर उसी ज्यादा ये देखकर कि उसको पटकने वाली एक दुबली पतली लड़की थी। अपने साथ वाले लड़के को मार खाते देख दूसरा आदमी भी गालियां देते हुए अंबर की तरफ आ गया। अंबर ने बिना हिले उस आदमी की टांगों के पीछे जोर से लात मार दी। अंबर की लात से वह अपनी टांगों के बीच हाथ रखे दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर जाकर बैठ गया। दूसरे वाले का भी सेम हाल कर दिया। अंबर ने उन दोनों को सबक सिखाकर वहां से भगा दिया। अंबर की उस मदद देख दोनों अंबर की उस मदद के लिए शुक्रिया अदा कर उसे दुआएं देने लगे। इतने में वह दादी उसके लिए एक प्लेट में कुछ बिस्किट और चाय लेकर उसके पास आकर बैठ गई। अंबर ने उनसे थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शॉप में तोड़फोड़ करने वाले उनके अपने ही रिश्तेदार थे। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे तो वह उनकी वह दुकान हड़पना चाहते थे। उन दोनों की सारी बातें सुन अंबर को उनके लिए बुरा लग रहा था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। पहले की बात होती तो शायद कुछ और होती, पर अब तो खुद इस वक्त वह बेसहारा थी। काफी देर उनसे बातें कर अंबर उठ गई। उसने जाने से पहले अपनी चाय और बिस्किट के पैसे देने चाहे, उन्होंने मना कर अंबर ने उनके मना करने के बाद भी कुछ रुपए चुपके से काउंटर पर रखकर वहां से दादी की तरफ आ गई। थैंक यू सो मच दादी आपकी चाय के लिए, पर अब मैं चलती हूँ। मुझे अपने रहने के लिए एक कमरा भी ढूंढना है, पता नहीं इतने कम वक्त में मिल पाएगा या नहीं। अंबर ने अपने पॉकेट में रखी उन चंद रुपयों के बारे में सोचते हुए कहा, जो कि लोकल से भी लोकल होटल में रहने तक के लिए काफी नहीं थे। वह दादी ने अंबर की बात सुनी तो उन्होंने अंबर का हाथ पकड़े उसे रोक दिया। बेटा तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, हमारे पास रहने के लिए कोई बड़ा घर तो नहीं है, पर 2 कमरे हैं जिनमें एक में हम 2 बूढ़े रहते हैं और एक कमरा खाली है। तुम चाहो तो आज वहीं आराम कर लो, अगर कल को कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो चली जाना, नहीं तो जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। अंबर की बात सुन दादी ने जवाब दिया, थैंक यू दादी, पर ऐसे कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उनकी बात सुन अंबर को झिझकते हुए कहा तो शादी ने अपनी बात से अंबर का मुंह बंद करा दिया। कैसी बात कर रही हो बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद की, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। दादी के बात सुन अंबर के हाँ कहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त वह चाहकर भी मना करने की हालत में थी भी नहीं। अंबर ने कुछ पैसे कमाकर उन्हें बाद में पेमेंट करने का सोचकर वहां स्टे करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।